हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि गौड़ा। मैं आपको ये वाले लेक्चर में इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी का इंट्रोडक्शन थोड़ा देने वाला हूँ। लाइक कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे और मेनी अदर छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम लोग ये वाले पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो भाई टोटली आई कैन सी थियरी बेस्ड लेक्चर रहेगा ये, एंड मेक श्योर करना पूरा लेक्चर अच्छे से सुन के समझने की कोशिश करना। रीजन बीइंग टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले उसका थियरी बेस्ड बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है, तो ही आप प्रैक्टिकल सम्स कर पाओगे। अगर आपने थियरी को नहीं समझा और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने सम सॉल्व करने में जंप किया गाइस, तो आपको शायद बीच में सम्स में बहुत सारे क्वेरी आ सकता है, डाउट आ सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप लोग लेक्चर पूरा अच्छे से ध्यान से सुनोगे। लेक्चर शुरू करने के पहले गाइस एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, मेक श्योर करना आपके पास नोटबुक, पेन एंड कैलकुलेटर ये सब अवेलेबल होना जरूरी है। रीजन बीइंग ये जो पर्टिकुलर नोट जिसका रेफरेंस लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा वीडियो के लिंक में, लेकिन जो चीजों को मैं लिखूंगा, नोट डाउन करूंगा, उसका तो आपको भाई साथ साथ में अपनी बुक में आपको भी नोट डाउन करते चलना है। रीजन क्या है इसका, देखो ऑनलाइन लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, तो आपको लेक्चर से कनेक्टेड रहना है। तो अगर आपने नोट डाउन करना शुरू कर दिया चीजों को, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर से कनेक्टेड रहोगे। अगर आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हो तो भाई आपका वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा जो कनेक्शन यूजुअली एक लेक्चर में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मेक श्योर करना गाइस अपना नोटबुक अपने पास अवेलेबल रखना, तो एटलीस्ट जो जो चीज हम बात करेंगे वो आपको साथ साथ में लिखने को मिलेगा। गेटिंग अ नॉट, गुड थिंग। नाउ अदर देन दैट व्हाट आई कैन से, चलो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको कहना था मैंने कह दिया। एंड अदर पार्ट इज है कि भाई मैं मेरे स्टूडेंट से जो भी मेरे साथ एनरोल हो रहे हैं उनसे मैं लाइव सेशन भी, लाइव ऑनलाइन सेशन भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ, उनका क्वेरी डाउट व्हाटएवर इट में भी जो भी रहेगा उसको सॉल्व करने की भी कोशिश की जाएगी। तो जब भी हमारा ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज होगा, अरेंज होगा, तब आपका नोट कंप्लीटेड होना चाहिए। आई मे चेक, मैं रैंडमली किसी का भी बुक बोलूंगा जो दिखाओ मुझे एंड आपको दिखाना रहेगा। तो मेक श्योर करना नोटबुक कंप्लीट रखना, इट्स अ क्लियर कट आपके लिए इंडिकेशन रहेगा। ओके, आपको जो भी डाउट है लेक्चर सुनने के बाद, आपको जो भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करूंगा। बिंदास आप व्हाट्सएप करना। चलो, नाउ सब्जेक्ट इज टैक्सेशन। देखो ये सब्जेक्ट पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। रीजन यही है कि भाई ये सब्जेक्ट के थ्रू पैसा कमाने का और पैसा बचाने का ये दोनों रास्ता आपको टैक्सेशन में सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। कि पैसा कमाना मतलब बहुत सारे लोग इसको एज अपना प्रोफेशनल फील्ड भी मान के चलते, तो भाई उनके लिए कमाने का अपॉर्चुनिटी है। और जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग पर्टिकुलरली भाई आने जो अपना फ्यूचर है वो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में वगैरह भी करते हैं, तो उनको वहां पे सबसे काम आता है। और अगर आप कहीं पे जॉब पे जाते हो तो वहां पर भी टैक्सेशन का नॉलेज होना तो आज के दिन पे जरूरी रहेगा। तो व्हाट आई कैन से, टैक्सेशन। चलो, द वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों ने टैक्स इसके बारे में तो जरूर सुना जरूर होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स इज अ charge. Tax is a charge levied by government to meet a public expenditure. क्या है ये टैक्स? टैक्स एक ऐसा चार्जेस है जो गवर्नमेंट ने चार्ज किया, जो गवर्नमेंट ने वसूला। किससे वसूला? जनरल पब्लिक से, कंपनी से और एनी अदर पब्लिक एंटरप्राइजेस से। क्यों लिया? टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? देखो भाई गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो भाई गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे कर पाएगी? लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, हाईवेज बनाना है, हमें डिफेंस के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है,
हॉस्पिटल्स बांधने हैं, एजुकेशन को और फर्दर प्रमोट करना है एंड मेनी मोर एक्सपेंसेस आर देयर। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के लिए टैक्सेशन का रास्ता अपनाता है। किसका अपनाता है? टैक्सेशन का रास्ता। तो भाई इंडिया में टैक्सेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने कहा इंडिया में टैक्सेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा चलो टैक्सेशन इंडिया में दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेरा डायरेक्ट टैक्स, तो भाई दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। गाइस आई हैव अ बैड हैंड राइटिंग, ऑनेस्टली से ही मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नए हैं प्लीज एडजस्ट कर लेना, लेकिन आपको लिखा हुआ समझ में जरूर आएगा। डायरेक्ट टैक्स में मेनली कवर होता है अबाउट इनकम टैक्स, इसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं अबाउट जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इंपॉर्टेंट है समझना। डायरेक्ट टैक्स जहां पर पर्सन जो है, जिसको हम टैक्सेशन के लैंग्वेज में असेसी भी कहते हैं, जहां पर पर्सन जो है वो अपना इनकम कैलकुलेट करता है। वहां पर भी 5 हेड्स ऑफ इनकम देखा था आपने, एक था सैलरी, एक था आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड देन वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम दिया है, अगर पर्सन ने या असेसी ने इन हेड्स ऑफ इनकम से अगर कोई पैसा कमाया, तो भाई वो पैसे के ऊपर, वो इनकम के ऊपर उसको टैक्स भरना होता है। तो जो पर्सन है वो अपना इनकम कैलकुलेट करता है और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है एज पर द स्लैब रेट, वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो वहां पे पर्सन सामने से जाके गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग हिज इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वसूल करता है। मतलब क्या? मतलब बस इतना ही है कि गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक गुड्स या सर्विसेज को ले रही है, कंज्यूम कर रही है, उन चीजों के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई कर दिया। उन चीजों के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? टैक्सेशन अप्लाई कर दिया। तो भाई आप भी कहीं ना कहीं आज जब भी लेक्चर देख रहे हो, उसके पहले जो भी आपने काम किया रहेगा, जो भी आपने चीजों को खरीदा होगा, आपने जरूर उसके एमआरपी के साथ में टैक्स भरा होगा। यूजुअली लिखा जाता है ना, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, भरा तो जरूर होगा आपने। तो आपने कहीं ना कहीं टैक्स पे कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कितना टैक्स भरा, लेकिन भरा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, और डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम टैक्स के ऊपर, जो तो डायरेक्ट टैक्स वो आपके इनकम के ऊपर लगता है, वो है मेरा डायरेक्ट टैक्स। ओके, थोड़ा सा थियरी मैंने आपके लिए टाइप आउट किया है, मैं आपको एक बार वहां पे भी हम लोग रीड कर लेते हैं। देखो, टाइप ऑफ टैक्सेस, पहला है मेरा डायरेक्ट टैक्स। क्या बोला है डायरेक्ट टैक्स के बारे में? डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या बोला है? चार्ज ऑन पर्सन and its burden cannot be shifted on others. That is, if government levy tax on Mr. Ravi, then Mr. Ravi has to pay tax from his own pocket. क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जिसको टैक्स चार्ज कर रही है, वही पर्सन टैक्स पेमेंट के लिए लायबल रहेगा।
मतलब क्या है इसका मतलब टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखो एग्जांपल मेरा ही बोला है वहां पे, मेरे इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी पे करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। मैं उस टैक्स लाइबिलिटी को किसी तीसरे पर्सन या किसी पर्सन के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो इनकम मैंने कमाया उसका टैक्स भी मुझे अपने ही पॉकेट से पे करना है। इट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव इन नेचर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? डायरेक्ट टैक्स में या इनकम टैक्स में स्लैब वाइज टैक्सेशन अप्लीकेबल होता है। मतलब अगर एक इनकम का स्लैब दिया गया है, उसके बारे में आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं इसमें, तो जैसे जैसे पर्सन का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। यूजुअली स्लैब आपका 5%, 20%, 30% के हिसाब से चलता है। मतलब अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ रहा है तो साथ में उसका टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ता चला जाएगा। बस यही कहना है। देखो बोला भी है, दैट इज हाई टैक्स रेट फॉर पीपल हैविंग हायर इनकम। सही बात है नहीं? अनिल अंबानी सॉरी मुकेश अंबानी जो टैक्स भर रहा है उसमें और जो टैक्स मैं भर रहा हूँ उसमें फर्क तो होगा ना, क्योंकि भाई मेरा इनकम और उनका इनकम अलग अलग है। तो सीधी सीधी बात है, जिसका ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। कीप इट सिंपल। ओके, जाग रहे हो ना? इतना ही है। हेलो, चलो अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला है देखो, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। क्या बोला है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके टैक्स बर्डन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जाता है। व्हाट डज इट मीन? अभी जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज कर रही है, आपको क्या लगता है वो टैक्स बिजनेसमैन अपने जेब से भरता है क्या? आंसर इज नो। बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वो टैक्स फाइनल कंज्यूमर से वसूल करके गवर्नमेंट को पे करने का काम कर रहा है। मतलब कैन आई से कि इनडायरेक्ट टैक्स में बिजनेसमैन के अपने जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता, जो कि डायरेक्ट टैक्स में उसके जेब से ही पैसा जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, वो फाइनल कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है और वो टैक्स गवर्नमेंट को भरने का काम कर रहा है, नथिंग एल्स। बराबर है कि नहीं? तो क्या याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स में अपने जेब से पैसा जाएगा टैक्सेशन के लिए बिजनेसमैन का, और इनडायरेक्ट टैक्स में वो फाइनल कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरेगा। इसी का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हो। चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड its burden can be shifted on others if government levy tax at 10% on supply of goods worth rupees 10,000 by Mr. Ram. Then Mr. Ram will recover the tax from his customer. देखो यहाँ पे बोला गया है, राम तो भाई बिजनेसमैन था। राम कौन था? राम बिजनेसमैन था। उसने अपने फाइनल कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया एंड डिपॉजिट द टैक्स ऑफ ₹1000 टू द गवर्नमेंट, हेंस इट्स बर्डन विल फॉल ऑन द फाइनल कस्टमर। तो हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टैक्सेशन का जो बर्डन है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर ही बेयर करता है। ओके, एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के बारे में इन डिटेल आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये सेमेस्टर में आपको वो अप्लीकेबल नहीं है। तो हम जो मेजर डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी अबाउट जीएसटी। ओके,
It should be noted that indirect taxes are ultimately borne by the final consumer, whether rich or poor. Therefore, it has a wider tax base and contributes more than 50% of revenue to the government. It is regressive in nature, that is same tax for all. ये समझा आपको? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का लाइबिलिटी बढ़ेगा, मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, मतलब हर एक पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी ऑब्वियस बात है कि अलग अलग होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे पर्सन अमीर हो या गरीब हो लगने वाला टैक्स रेट सेम रहेगा। व्हाट डज इट मीन? जनरल सा एग्जांपल बोलता हूँ। समझो कल के दिन पे आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे अभी BMW गाड़ी खरीदना है, हवा मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप चले गए BMW के शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए। तो भाई जो भी शोरूम का मालिक था उसने कहा सर आपको टैक्स लगेगा GST। आपने पूछा कितना लगेगा? सर ज्यादा नहीं सर, 28% प्लस सेस लगेगा, टोटल टैक्स। तो ओके, क्या कर सकता हूँ, करना तो पड़ेगा। तो सेम शोरूम में उसी दिन समझ के चलो, उसी दिन सेम शोरूम में सलमान खान भी आया सेम BMW गाड़ी खरीदने के लिए। क्या दुकान वाला उसको ये बोलेगा कि सर आप तो सलमान खान हो, आपका ज्यादा इनकम है, आप 28% नहीं आप 50% टैक्स भरो? बोलेगा क्या? आंसर इज नो। क्यों नो? रीजन इज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का रेट सबके लिए सेम है। पर्सन के लिए कह रहा हूँ, गुड्स वाइज ये अलग अलग रहेगा। तो पर्सन खरीदने वाला कंज्यूमर चाहे रिच हो चाहे पुअर हो चाहे कोई भी हो, उसको लगने वाला टैक्स रेट सेम रहेगा। मतलब जिस BMW गाड़ी पे आपको 28% टैक्स लग रहा था उतना ही टैक्स सलमान खान भी भरेगा, वो ज्यादा नहीं भरेगा। तो ये आप याद रखना, आपको शायद से फिल्म में कैसे आएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्स इज डैश इन नेचर, योर आंसर विल बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश इन नेचर, योर आंसर विल बी रिग्रेसिव इन नेचर। गेटिंग अ नॉट? अपने ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन खुद किया करो। एग्जाम में कोई तुम्हारा दोस्त तुमको हेल्प करेगा इसके भरोसे मत जाना। कभी कभी पोपट हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन हम लोग कवर करते आगे बढ़ेंगे। हाँ, पोजीशन बिफोर GST। GST इम्प्लीमेंट कब हुआ? GST इंडिया में लागू कब हुआ? देखो यहाँ पे डेट दिया गया है। GST इंडिया में आया था एज ऑन 1 जुलाई 2017 को आया इंडिया में। ये डेट भी याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिंदा थे जब GST इम्प्लीमेंट हुआ, सोचो कितने खुशनसीब हो। चलो ठीक है, तो GST का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो GST आने के पहले क्या इंडिया में टैक्स नहीं था क्या? था ना सर, एक नहीं अलग अलग तरीके के टैक्स थे। देखो उसी के बारे में हमने ऊपर लिखा है, पोजीशन बिफोर GST। GST was introduced in 2017 with the aim to consolidate and simplify the indirect taxes into one simple tax, that is GST, one nation one tax। ये हमारे GST का स्लोगन है, याद रखो, वन नेशन वन टैक्स। GST के इम्प्लीमेंटेशन के पहले इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। लाइक गुड्स के ऊपर वैट लगता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, एंड मेनी अदर टैक्सेस।
मतलब एक बिजनेसमैन को अलग अलग टाइप ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। आप ही बताओ कि पर्सन टैक्स ही पे करे, टैक्स पे करते ही बैठेगा कि बिजनेस पे ध्यान देगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये काफी डिस्करेजिंग था। तो गवर्नमेंट को एक सिंप्लीफाइड टैक्स लाने की जरूरत थी और जिसका नाम था जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो नाम भी वैसे ही रखा है उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पे भी लगता है, जो सर्विसेज पे भी लगता है। अर्लियर डेज में क्या था सर, गुड्स के ऊपर वैट लगता था, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, मतलब जो अलग अलग एक्ट हुआ करते थे। अब आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों के सप्लाई के ऊपर एक ही टैक्स है, दैट इज ऑफ जीएसटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहा है, ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान रखे, ना ही टैक्स कंप्लायंसेस के ऊपर। तो आप कहीं ना कहीं लकी हो कि जब आप कंपनीज में वर्क करने के लिए जाओगे तो आपको कम टैक्स, आपको दुनिया भर का टैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जीएसटी का नॉलेज रहेगा, दैट मच इज ऑल्सो इनफ। ओके, देखो नीचे मैंने लिखा भी है, अर्लियर देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट ऑन इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट सेल, गेटिंग लाइक महाराष्ट्र के डीलर ने अगर महाराष्ट्र में ही गुड सेल किया उसको इंट्रा स्टेट सेल कहोगे, लाइक गुजरात के डीलर ने गुजरात में ही गुड सेल किया तो आप उसको क्या कहोगे, इंट्रा स्टेट सेल। तो इसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल, व्हाट डज इट मीन, अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, लाइक गुड्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट आ गए, तो वो वाले केस में वैट नहीं लगता था, वो वाले केस में सीएसटी दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। जूना टैक्स है, बहुत इन डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, ये सब जुना पुराना टैक्स है, अभी अपने को कुछ पढ़ के होने वाला है नहीं। तो भाई जो नया है, जो मार्केट में चल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीएसटी। लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी, आराम से पढ़ेंगे। चलो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल टू होल इंडिया। मतलब क्या है, देखो सर, जीएसटी पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो रहा है। ऊपर पढ़ा ना हमने, वन नेशन वन टैक्स, जहां पे गुड्स या सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन हुआ है, जिस प्लेस पे फाइनल कंजम्पशन हुआ है उस प्लेस पे या वहां के पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो जहां पे वो कंजम्पशन हुआ वहां पे उसका टैक्स पे होगा, फाइनल टैक्स पे होगा। और पूरे इंडिया में जीएसटी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए गए हैं। जाग रहे हो? हेलो, चलो। हाँ, the state or union territory where consumption of goods or services take place will get the revenue of GST। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। ओके, India has adopted a dual GST structure, that is GST is imposed by both central and state government। क्या बोला है, देखो, dual GST structure, what does it mean, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ। ये सर ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर मतलब क्या? मैं कह रहा था कि चलो, अगर कोई गुड्स सेल हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, कॉमन बात है, सही बात है, लगना भी चाहिए। तो सवाल उठता है कि उस सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर या उस सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज कौन करेगा? मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगा? द आंसर इज दोनों चार्ज करेंगे। मतलब एक गुड्स या सर्विस जो सप्लाई हो रहा है
उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स दोनों के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। ओके, इसके लिए वहां पे ड्यूल बोला गया है। ड्यूल मतलब दोनों गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स कलेक्ट करेगी। तो जो टैक्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं CGST। C stands for Central Goods and Service Tax। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा CGST, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उसको हम कहेंगे SGST। देखो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस। CGST stands for Central Goods and Service Tax, SGST stands for State Goods and Service Tax। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या सर ये CGST SGST कब लगेगा? मैं आपको कह दूं, ये CGST और SGST ये आपका CGST और SGST लगेगा एट द टाइम ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, एट द टाइम ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब कुछ लोग पूछेंगे बैठ के, सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? ऊपर मैंने बताया था लेकिन मैंने इन डीप नहीं बताया आपको। व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंट्रा स्टेट सप्लाई और आपका इंटर स्टेट सप्लाई। तो यू मस्ट, इसको तो आपको लाइफ टाइम तक याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सप्लाई। पहले बता देता हूँ आपको, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। अगर गुड्स का सप्लाई विद इन द स्टेट हो रहा है, गुड्स या फिर सर्विस का सप्लाई विद इन द स्टेट हो रहा है, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ महाराष्ट्र। ए और बी दोनों कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। मतलब गुड्स का सप्लाई कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्यों? क्योंकि गुड्स का सप्लाई विद इन द स्टेट हुआ है। जाग रहे हो, सुन रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, प्लीज अच्छे से सुनना। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब गुड्स supplied within the state। तो भाई what do you mean by interstate supply? Interstate supply means what? Interstate supply means goods supplied outside the state or between two different states। अगर समझो गुड्स महाराष्ट्र से कोई अदर स्टेट में सप्लाई हो रहा है, लाइक गुड्स सप्लाइड फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, गुड्स सप्लाइड फ्रॉम कर्नाटक टू दिल्ली, गुड्स सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल, तो अलग अलग स्टेट्स आ रहा है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो इंटर स्टेट सप्लाई। उसको आप क्या कहोगे? इंटर स्टेट सप्लाई। गेटिंग अ नोट? इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब गुड्स सप्लाइड विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब गुड्स सप्लाइड आउटसाइड द स्टेट और बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो CGST और SGST लगेगा, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं
इंटरस्टेट सप्लाई, जब दो अलग अलग स्टेट में गुड सप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। और वैसे केस में जो टैक्स अप्लीकेबल होगा उसको कहा जाता है IGST। IGST stands for Integrated Goods and Service Tax। IGST stands for Integrated Goods and Service Tax। वापस बता रहा हूँ, in case of intrastate supply, in case of intrastate supply, CGST and SGST नाम का टैक्स लगेगा। और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई IGST नाम का टैक्स लगेगा। CGST स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो CGST का पैसा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। SGST का पैसा किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो सर ये IGST का पैसा किसको जाएगा, ये भी चला जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रहेगा ना आपको, पूछूंगा जब लाइव सेशन होगा इंटर और इंट्रा का मतलब पूछ पूछ के तुम्हारा जान खा लूंगा, याद रखना। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद रखने लायक सुनो। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सुन रहे हो तो ये आप शाम तक ही भूल जाओगे। अगर आप शाम को लेक्चर देगा तो सुबह तक भूल जाओगे। ठीक है, तो मेमोरी आपका शॉर्ट टर्म का रहता है। जब आप स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो तो थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ो तो आपको याद रहेगा। समझने की कोशिश करो तो आपको थोड़ा लंबा याद रहेगा, ठीक है ना। चलो फाइनली एक एग्जांपल मैंने वहां पे दिया है आपको, हम लोग एग्जांपल देख लेते। देखो नीचे हमने क्या कहा है, इंडिया हैज एडॉप्टेड, तो हमने पढ़ लिया भाई। यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैंने बताया आपको वहां पे। ऑन वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर CGST लग जाएगा। ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, हेलो याद है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जहाँ पे गुड्स सप्लाइड विद इन द स्टेट एंड रेट नॉट एक्सीडिंग 20% पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। देखो एक जनरल सा रूल है, याद रखना, मैक्सिमम CGST जो है वो 20% तक चार्ज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा क्या चार्ज करोगे, ओके। एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवी SGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी अभी हमने पढ़ा इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होता है तो CGST और SGST लगता है। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, हेलो बोलो। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST एंड SGST इज एप्लीकेबल। बोले कि नहीं, वापस बोलो। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट supply CGST and SGST is applicable, बोला ना, good। and in case of interstate supply IGST is applicable। थोड़ा सा सुनने में दोनों सेम साउंड होता है, इंट्रा 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 इंटर इंटर इंट्रा इंट्रा इंटर, घूम के पलटियों के गिर मत जाना, keep it very clear। इंट्रा stands for within the state, inter stands for between two different states। भी आप देख सकते हो नीचे हमने उसका मतलब भी लिखा है अलग से। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई विद इन सेम स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसको आप नोट डाउन करना अच्छे से, सुना कि नहीं, लो नोट डाउन करना प्लीज। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वुड बी लेविड ऑन वैल्यू एज पर सेक्शन 15। गाइस हम लोग एज पर सेक्शन 15, ये जो वैल्यू बार बार आ रहा है इसका एक लेसन है अपने को, वहां पे मैं आपको इन डीप बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट अ वैल्यू एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। देखो इंटर स्टेट सप्लाई आ गया, अगर इंटर स्टेट सप्लाई आया मतलब उसका दोस्त IGST भी आएगा, ये दोनों साथ चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते।
दोनों की जोड़ी बन चुकी है, बाकी आप जो एज्यूम करना है कर सकते हो। Decided by GST Council, collected by central government from taxable person. IGST rate is CGST plus SGST on imported goods. IGST will be levied. What does it mean? देखो, अगर लिख के बता रहा हूँ, अगर आपको बोला गया है कि भाई जो आपका टैक्स रेट है, अगर आपको बोला कि जीएसटी का रेट 18% है, लाइक समझो मैंने कोई गुड्स महाराष्ट्र में सेल कर दिया, मैंने कोई गुड्स महाराष्ट्र में सेल किया, मैं महाराष्ट्र का डीलर हूँ और मैंने कोई गुड्स महाराष्ट्र में सेल किया, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो उसमें जीएसटी का रेट 18% बोला गया है। तो हाउ आई विल बाइफरकेट दिस? आई विल से सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और अगर टैक्स का रेट 18% है तो सीजीएसटी 9% लगेगा और मेरा एसजीएसटी 9% लगेगा। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। अगर समझो टैक्स का रेट 12% दिया होता तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अगर टैक्स का रेट 5% दिया होता तो सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5। अगर टैक्स का रेट 28 दिया होता तो सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14। ओके, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में जो भी जीएसटी का रेट रहता है उसको आधा आधा कर देने का बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई गुड्स का सप्लाई हुआ है तो वो वाले केस में तो आईजीएसटी लगता है। सही बात है कि नहीं? तो आईजीएसटी का जितना भी रेट है, अगर जीएसटी का रेट 28% है तो आपको सीधा सीधा जो भी वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर 28% चार्ज कर देना है, नथिंग एल्स। गेटिंग नॉट? हेलो, जाग रहे हो? चल, गुड्स इंपोर्ट अगर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही कहते हैं, क्योंकि वहां पे तो भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स जा रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहोगे और आईजीएसटी वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिखा है, आप देख सकते हो। Section 5 is the charging section of IGST Act 2017. Maximum rate can be 40%. ये GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जीएसटी का रेट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40% हो सकता है। ओके, मतलब क्या 40%? अगर समझो कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो वाले केस में मैक्सिमम रेट टोटल कितना रहेगा? 40%। तो अगर 40% टैक्स मतलब 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी, और आईजीएसटी रहा तो मैक्सिमम 40। देखो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के जो रेट होता है वही आपका आईजीएसटी का टोटल रेट है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया है, आप लोग देख सकते हो। मिस्टर ऋतिक दिल्ली सेल्स गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर आलोक ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन पढ़ते ही पहला सवाल मेरा यही है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है? बोलो बोलो, हेलो बोलो, ये इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है? ऋतिक जो कि दिल्ली का रहने वाला है उसने 20,000 रुपए का गुड्स आलोक को बेचा जो कि वो भी दिल्ली का ही था, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। सही बात है ना? विद इन द स्टेट, दिल्ली में ही हुआ है सप्लाई। तो जीएसटी रेट इज 18%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। मैंने कहा था ना जो भी जीएसटी का रेट दिया रहेगा उसका आधा आधा कर लेने का। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ऋतिक टू मिस्टर आलोक इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 20,000 का था, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कितना सर? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। मुझे कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में दिया है, देखो रे। तो 9% कैलकुलेट करो, मैंने कहा था कैलकुलेटर लेके बैठना, नहीं भी रहे तो जनरली भी आप कैलकुलेट कर सकती हो। सीजीएसटी 9% निकालो 20,000 पे, यू विल गेट 1,800
और SGST 9% निकालो, यू विल गेट 1800। टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 23,600। 20,000 गुड्स का कॉस्ट, और जो ऊपर का 3,600 है वो क्या है, वो है आपका टैक्स। मतलब यहाँ पे ऋतिक कौन था, यहाँ पे ऋतिक था सप्लायर ऑफ गुड्स। यहाँ पे ऋतिक ने गुड्स सप्लाई किया, तो ऋतिक इसमें 20,000 रुपए खुद रखेगा, और ये जो ऊपर का 3,600 रुपए है ये किसको जमा करेगा, ये जमा करेगा विद द गवर्नमेंट। इसके पास जमा करेगा, ये जमा करेगा गवर्नमेंट के पास। पूरा नहीं रख सकता क्योंकि ये टैक्स का पार्ट है जो उसने फाइनल कंज्यूमर से कलेक्ट किया। यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर आलोक था, तो जो भी उसने कलेक्ट किया टैक्स के नाम पे वो किसको देना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट को। सर दिया नहीं, रख लिया तो क्या ज्यादा कुछ नहीं, आपको फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, शायद जेल भी होगा, तो ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। मिस्टर हर्ष, मुंबई, सेल्स गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर अथर्व ऑफ दिल्ली। दोनों अपने आंखों को फाड़ के देखो। हर्ष जो कि मुंबई में रहने वाला है उसने गुड्स सेल किया, किसको, अथर्व को। अथर्व कहाँ का था, दिल्ली का था। कैन आई से गुड्स का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है। सबको इतना तो पता है ना मंडली कि मुंबई आपका महाराष्ट्र में आता है। तो गुड्स मुंबई से कहाँ गया, दिल्ली गया। तो क्या कहोगे इसको, इंटर और इंट्रा। बोलो क्या कहोगे, इंटर और इंट्रा। इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। तो आंखें बंद करो और जवाब दो, इंटर स्टेट सप्लाई में टैक्स कौन सा लगता है, बोलो बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई में टैक्स कौन सा लगता है, अरे बोलो रे, IGST लगता है ना। तो देखो नीचे क्या चार्ज हुआ है, IGST चार्ज हुआ। कुछ लोग यहाँ पे देख के अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर आपने इसमें जो GST 9%, SGST 9% दिया है क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन में कुछ भी देंगे, आपके लिए रिलेवेंट क्या है वो कंसीडर करो। तो यहाँ पे GST का रेट 18% था ना, तो IGST लगेगा। ये तो आपको यहाँ पता चल गया कितना लगेगा, स्टेट फॉरवर्ड 18%। अगर इंट्रा स्टेट होता, विद इन द स्टेट होता, तो वो केस में आपको CGST और SGST का काम आता है, यहाँ पे उसका काम नहीं है। तो जो भी वैल्यू था 20,000 रुपए का, उसके ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया, IGST एट 18% ऐड कर दिया, और ये 3,600। टोटल प्राइस चार्ज बाय हर्ष इज 23,600, जिसमें 20,000 रुपए हर्ष के और 3,600 गवर्नमेंट का। तो हर्ष क्या कर रहा है, हर्ष ने ये 3,600 कलेक्ट किया अथर्व से और जाके गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर हर्ष विल बी 23,600। थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, मजा आएगा, नहीं तो मार खाओगे। चलो, कुछ बेनिफिट्स है भाई, GST के गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो उसका बेनिफिट तो होगा, ऐसी तो नहीं करेगी कोई भी काम। क्या है देख लेते फटाफट। बेनिफिट्स ऑफ GST, क्रिएटिंग इंडिया एज अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। मैंने कहा ना पहले अलग अलग टैक्स हुआ करता था, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग टैक्स फॉलो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बिजनेसमैन के लिए, तो ये बिजनेस के लिए डिस्करेजिंग था। तो गवर्नमेंट को क्या करना था कि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट लाना था, और गवर्नमेंट ने लाया। तो GST का पहला फायदा यही हुआ कि वन नेशन वन टैक्स। शॉर्ट नोट में आएगा गाइस, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने खाली आपको हेड पॉइंट लिखा के दिया है, उसके अंदर का पॉइंट बना के लिखने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए। मिटिगेटिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग, मतलब जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है वो हमारा कास्केडिंग इफेक्ट होता है। पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, उसके ऊपर आपका वैट लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो भाई इससे हो क्या रहा है, इससे जो फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट जब मिल रहा है तब तक उसका कॉस्ट काफी बढ़ा हुआ मिल रहा है, काफी महंगा हो गया है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की वजह से फाइनल कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा आ रहा था। अब GST आने की वजह से वो सारे टैक्स हट गए,
तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब एक ही टैक्स लगेगा, एक ही बार लगेगा, और वो लगेगा जीएसटी। नंबर 3, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेस मैंने ऊपर आपको बताया था, एक्साइज ड्यूटी चला गया, ऑक्ट्रॉय चला गया, वैट चला गया, सीएसटी चला गया। सीएसटी मुंबई वाला नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स वो ऊपर देखा, वो एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया। तो भाई ये सब चले गए, तो क्या हो गया है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन में खत्म हो गया। बूस्ट टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, 5-6 साल पहले की बात है ये। तो भाई अभी बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो रहे हैं, फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी इंडिया में टैक्सेशन का झमेला खत्म हो गया है। अभी एक ही टैक्स है, एक ही टैक्स अच्छे से पढ़ो, याद रखो, वही इम्प्लीमेंट करो, खुश रहो, गवर्नमेंट भी खुश, तुम भी खुश। एंड वी हैव वाइडनिंग द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग टैक्सपेयर्स कंप्लायंस। वाइडनिंग द टैक्स बेस मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी किस पे लगता है, बोलो बोलो अभी बताया किस पे लगता है। ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो गुड्स खरीदने वाला बच्चे से लेके बूढ़े तक गुड्स खरीदा जाता है, हर कोई गुड्स को खरीदता है, मतलब हर कोई टैक्स भर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं टैक्स बेस इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा वाइड है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्राइटेरिया में कवर हो रहे हैं। तो वाइडनिंग द टैक्स बेस और इंप्रूविंग द टैक्स पेयर्स कंप्लायंस। पहले 4-5 अलग अलग टैक्स रेट फॉलो करना पड़ता था, झमेला था, अब एक ही है, तो आप एक ही चीज को सिंपली याद रख सकते हो। ओके, इसमें मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं है गाइस, बहुत ही बेसिक्स जो जीएसटी का पार्ट है वो बताया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो दैट इज ऑफ इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, और एक है यूपी जीएसटी, उसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर्स में जरूर बताऊंगा। तो ये लेक्चर अच्छे से सुनना, जब हमारा लाइव सेशन होगा तो मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा। अगले लेक्चर्स में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का डेफिनेशन बताऊंगा, उसका नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।